जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम में। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे बात करेंगे बेहद ही अहम मुद्दे पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जयती जी। जय सिया राम। उमेश जी, सुबह होती है तो एक नई खबर के साथ, रात सोते हैं तो लगता है कि जियोपॉलिटिकली मैं बात कर रही हूँ। जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत कर आए हैं तो लग रहा था कि जो कुछ पहले कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, गाज़ा और लेबनान और ईरान, इन सब में काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। फिर हमारे साथ ही में हमने देखा है कि बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति हो गई। जैसे-जैसे हर दिन स्थिति गहराती जा रही है, अब सीरिया में भी हमने देखा है कि बशर अल-असद का आउस्टेड हो गया। तो इस सब को देखते हुए एक चिंता तो ये होती है कि कुछ पता नहीं कि जियोपॉलिटिकली कब कहाँ क्या हो जाए। आपको क्या लगता है कि किस ओर दुनिया जा रही है? क्या जो दावे किए जा रहे थे कि 2025 में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, या इंडिया के हम एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, क्या किस तरह की स्थिति डेवलप हो रही है इंडिया के आस-पास और वैसे भी ग्लोबली? देखिए, मेरा एक मानना है कि जियोपॉलिटिक्स में जिस हिसाब से ट्रम्प साहब के आने के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, वो एक फास्ट पेस्ड हो रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे आपने देखते हैं कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनको प्रेसिडेंट को बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। सडनली सीरिया में कुछ होता है, फ्रांस में गवर्नमेंट गिर जाती है, जर्मनी में गवर्नमेंट गिर जाती है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, पाकिस्तान में मौलाना मसूद अज़हर कुछ बोल रहा है, ब्राज़ील में कुछ होता है। इतने सारे फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स होते हैं कि लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आगे क्या होने वाला है और ये क्यों हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस। देखिए, आपको याद होगा अक्टूबर में कजान में सबमिट हुई थी ब्रिक्स करेंसी के ऊपर। ठीक है, लोग बता रहे थे कि डॉलर के दिन रह गए हैं, डॉलर डी डॉलराइजेशन के गुण सब लोग गा रहे थे। तब मैं एब्सोल्युटली। तब मैंने उस समय भी बोला था कि डॉलर को हटाना इतना आसान नहीं है। विश्व में 195 कंट्रीज है, 195 कंट्रीज, और अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सोचिए, ये 800 मिलिट्री बेसेस किसके लिए है? अमेरिका का दुश्मन कौन है? अमेरिका को कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा साथी है उसका डॉलर, जिसको वो रिजर्व करेंसी बना के रहता है। उसके पास एबिलिटी है कि वो जितनी चाहे करेंसी प्रिंट कर सकता है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के थ्रू, और वो एक्सपोर्ट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि हमको अगर ट्रांजैक्शन करना है इंटरनेशनल करेंसी में, इंटरनेशनल ट्रेड में, वी डू इट टू डॉलर्स। तो ये डी डॉलराइजेशन बढ़ा क्यों? सब लोग ये सोच रहे हैं, ये बाइडेन की बेवकूफी के कारण हुआ। किसने बोला था उसको रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे डॉलर डिनोमिनेटेड कन्फिस्केट करने को? रशिया के ऊपर 17,000 सैंक्शंस लगा दिए। तो रशिया कभी ना कभी तो ट्रेड करेगा ही। तो रशिया ने क्या किया, उसने जितने भी सैंक्शन कंट्रीज है उनका एक ग्रुप बना लिया। आपने देखा होगा कि ब्रिक्स करेंसी में ब्रिक्स के अंदर ईरान को ले लिया। फिर बाद में अभी वेनेजुएला की बात हो रही है, अफगानिस्तान की बात हो रही है। तो इन सब के लिए जो यूएस सैंक्शन कंट्रीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म बना लिया, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। बट अभी वो लोग ट्रेड कर रहे हैं आपस की अपने लोकल करेंसीज में। तो मेरे हिसाब से जो ये डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी, जो जिस हिसाब से बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि डॉलर का खत्म हो जाएगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। डॉलर का रुतबा बना रहेगा। इनफैक्ट अर्जेंटीना ने अपनी करेंसी पेग कर दी थी डॉलर पे। उनका जो इन्फ्लेशन 8% था वो 3.5% आ गया। तो मैम डेटा से मालूम पड़ता है कि युआनाइजेशन जो ब्रिक्स के थ्रू होने वाला था, वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट 4 साल ब्रिक्स करेंसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जयशंकर साहब ने भी बोल दिया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिक्स कॉमन करेंसी, नॉर वी हैड एनी विजन फॉर डी डॉलराइजेशन। ठीक है। रशिया ने भी बोल दिया है, ब्रिक्स इज अ नॉन वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है। तो उनको एक ही चीज उन्होंने अमेरिका को बोली है कि आपने हम पे सैंक्शन लगाया, हमको तो ट्रेड करना पड़ेगा। इंडिया ने भी वही लाइन ली कि यू हैव सैंक्शनड रशिया, यू हैव सैंक्शनड ईरान, हमको कैसे ना कैसे तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि ब्रिक्स डिफंक्ट हो गया है। एक तरह सेकंड चीज मैं ये बताऊंगा, रिवाइवल ऑफ क्वाड। देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है
कि वो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे, मेक्सिको पे 25% लगाएंगे, कनाडा पे 25% लगाएंगे। इसका रीजन क्या है? चाइना क्या करता है? फेंटेनिल बनाता है। फेंटेनिल इज लाइक अ ड्रग, इट्स अ लैब ग्रोन ड्रग, इंग्रेडिएंट्स बनाता है। ये लैब ग्रोन ड्रग इंग्रेडिएंट्स वो भेजता है मेक्सिको और वो भेजता है कनाडा में, जहां पे लैब के अंदर 200 स्क्वायर फीट की जगह में भी आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग्स बना सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि हमारी इंडियन नेवी ने 6000 केजीज 6 टन मेथ कन्फिस्केट किया था। ये लैब ग्रोन ड्रग्स है। इसकी वैल्यू कम से कम बता रहे कोई 36,000 करोड़ है। ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए ग्लोबल ट्रेड है, और ये जब ड्रग अमेरिका पहुंचता तो इसकी वैल्यू 72,000 करोड़ थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि चाइना उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। वो क्या कर रहा है? ड्रग बेच रहा है मेक्सिको के थ्रू, कनाडा के थ्रू, क्योंकि वहां के जो बॉर्डर्स है वेरी पोरस बॉर्डर्स है, आराम से लोग यूएस के अंदर जा सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि चाइना के ऊपर 10% लगाएंगे, और कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% लगाएंगे। सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि चाइना क्या कर रहा है, अभी मेक्सिको और कनाडा में बहुत सारी अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, जिसके कारण वो ये यूएस का जो ट्रेड सैंक्शंस है वो बाईपास कर देगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है कि क्या करना चाहिए। वो अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने वाले हैं। ही विल बी अ डिसरप्टर। तो क्वाड को रिवाइव किया जाएगा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में डिफंक्ट हो गया था। तो मेरे हिसाब से आगे जाके हम देखेंगे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे बिटवीन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसके अंदर ब्रिटिश, जर्मन एंड यूके के नेवल फोर्सेस भी आएंगे, और एक मिलिटराइजेशन होगा साउथ चाइना सी में। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई है कि अभी कल ताइवान ने बताया है कि अराउंड 90 बोट्स, जो फ्लीट है चाइनीज पीएलए नेवी की, उन्होंने एनसर्कल कर दिया है ताइवान को। तो कहीं ना कहीं मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी होने वाला है। थर्ड मैम, आपने एक और एक चीज सुना होगा, मौलाना मसूद अजहर, उसने बोला है डेट टू इंडिया, डेट टू इसराइल। उन्होंने एक ही चीज बोला है, हमने लास्ट चर्चा भी की थी, मैंने आप ही के साथ उस पर चर्चा भी की थी। यस। तो मेरा ये मानना है कि देयर विल बी अ राइज ऑफ इस्लामिक ग्लोबल जिहादी टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब, और इसका नया ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना मिलके भारत के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईस्टर्न फ्रंट में भारत को एंगेज करके पाकिस्तान अटैक भी कर सकता है इंडिया में, एक तरह से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के लिए। तो इंडिया शुड बी रेडी फॉर अ वॉर एनी टाइम इन 2025। और कभी अगर हो जाता है तो हमें अपना पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रिक्लेम कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। हमें वी शुड बी राइट नाउ वॉर रेडी। हमारे 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना के साथ, 4400 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, 12,000 किलोमीटर है। तो 12,000 किलोमीटर में जो भी बॉर्डर एरिया है, वी शुड बी वॉर रेडी एनी टाइम। जब हम वॉर प्रिपेयर्डनेस रखेंगे, दैट विल बी द डिटरेंस फॉर द एनिमी नॉट टू अटैक। और हमें अगर लगेगा कि कभी उनके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, वी कैन गो बैक एंड टेक अवर टेरिटरीज बैक फ्रॉम पाकिस्तान। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। और जिस हिसाब से डेट टू इसराइल की बात की है, देखिए कल आपने ये भी देखा है सीरिया में जैसे ही रेजिम चेंज हुई है, वहां पे वहां पे जो अभी नए शासक आए हैं, मोहम्मद मोहम्मद उनका नाम मोहम्मद गाजी गाजी है। तो एक तरह से यूएस विल बी लेजिटिमाइजिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज गवर्नमेंट्स एज वेल। ये अफगानिस्तान में भी किया था। लेकिन एक सवाल इस बात से निकलता है कि यूएस के जो इतने ज्यादा 800 से ज्यादा आर्मी बेस हैं और वो हर देश में घुसता है कि हम ह्यूमन राइट को, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए आए हैं। कहीं न कहीं जो सीरिया में हुआ है और वो एक इस तरह के आतंकी ग्रुप को लेजिटिमाइज़ करेंगे, तो क्या वो खुद जिस चीज़ के खिलाफ कहते हैं कि हम टेररिज़्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उस हिपोक्रेसी नहीं हो जाएगी यूएस की? देखिए तालिबान को बनाया है अमेरिका ने सोवियत यूनियन की अगेंस्ट, और ये आईएस से आईएस को बनाया था ओबामा ने और हिलरी क्लिंटन ने। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बोल दिया 2016 के कैंपेन में।
तो जब इनकी गवर्नमेंट आ रही है तो इसको लेजिटिमाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? और सेकंड, सीरिया में सबसे बड़ा खेल है तेल का। मैम, 100 फीट के नीचे यू विल गेट ऑयल देयर, 100 फीट के नीचे। और एवरी डे सीरिया इज प्रोड्यूसिंग 3,50,000 बैरल्स पर डे ऑयल, वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो ये जियोपॉलिटिक्स में खेल है, इट इज अबाउट ऑयल, द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, एंड सीरिया इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रांजिट पॉइंट फॉर कनेक्टिविटी टू यूरोप। तो आपने देखा ही होगा कि सीरिया से बहुत सारे लोग, रेफ्यूजीज, हैव गॉन टू यूरोप। और अभी तो ये बात यहाँ तक आ गई कि जर्मनी हैव स्टॉप्ड द एसिलम सीकर्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सीरिया। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके इस्लामिक टेररिज्म जब बढ़ेगा, मौलाना मसूद अजहर ने जो कॉल दी है, उसने तो बोल दिया है, और उसने जिस दिन बताया ये चीज, 10,000 लोग उस मॉस्क में थे। तो एक तरह से ग्लोबली देयर विल बी एन हाइटेंड अटैक्स ओवर इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स पे भी होने का खतरा है। ये मौलाना मसूद अजहर एक बार फिर से अब एक अरसे बाद पब्लिकली इस तरह से बाहर आया और उसने एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया। आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि जब अगर यूएस इजराइल इंडिया को टारगेट करता है, तो इसके पीछे कौन-सी ऐसी ताकतें हैं जो मौलाना मसूद अजहर को इतना कॉन्फिडेंट बनाती हैं, जो डेथ टू इंडिया और इजराइल बोलते हैं? देखिए, ये सब जियोपॉलिटिक्स में एक ही खेल है कि जब भी डेमोक्रेट्स रहते हैं, दे वांट टू प्रोपेल द आर्म सेल्स, जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनको बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल का वॉर हुआ था। यूएस स्पेंड 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स, उसके अंदर 2.03 ट्रिलियन डॉलर्स उधर के मिलिट्री प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था, लॉकहीड मार्टिन को दिया था, नॉर्दर्न ग्रम को दिया था। तो इन लोगों ने, they benefited from US war on terror. War on terror कुछ भी नहीं था, it is just giving arms, जो यूएस का टैक्स पेयर मनी है, when was going to the military industrial complex। यहाँ पे जब वो लोग यूएस पे एक तरह से अगर बोल देगा कि अटैक करना है, तो यूएस में एक फियर साइकोसिस आ जाएगा। फियर साइकोसिस आएगा तो वहां पे हाइटेंड मिलिट्री सर्वेलेंस होगा, नए नए आर्म्स रहेंगे, तो ये आर्म्स लॉबी विल कल्टीवेट फियर। फियर कैसे कल्टीवेट करते हैं? they need to create another Osama bin Laden। तो मौसाना, मेरा मानना है कि मौलाना मसूद अजहर इज द नेक्स्ट ओसामा बिन लादेन, जिसके कारण वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। और ये स्लीपर सेल्स, आपको मालूम है कि ये लोग हमेशा बॉम्बिंग्स करते रहते हैं, कभी न्यूयॉर्क के सबवे में या इसराइल में या इंडिया में करते। अभी वो कर्टेल हो चुका है, बट आगे आने टाइम में जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, जिस हिसाब से कॉल्स आ रहे हैं, और एक और एक चीज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चालू हो चुकी है। तो क्या मालूम कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट है, सिंपथाइजर्स है, वो बांग्लादेश आएंगे और बांग्लादेश से पोरस बॉर्डर से इंडिया में घुस के उस कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरह से वी हैव टू बी रेडी। मुझे ये लगता है कि आगे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोलैबोरेशन विल विल स्पेल डिजास्टर फॉर इंडिया फॉर श्योर। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन फोर्सेस कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। जब आपने देखा है कि बांग्लादेश में ने टर्किश ड्रोन्स लगाए हैं, भारत ने भी इजरायली ड्रोन्स उसमें लगा चुके हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारी जो बीएसएफ की आउटपोस्ट थी, जो 200 मीटर पहले थी, वो अभी बॉर्डर पे आ चुकी है। तो एक तरह से हाइटेंड सर्वेलेंस भी हो रहा है। आगे जाके मेरा मानना है कि इंटरनल सिक्योरिटी विल बिकम अ चैलेंज इन इजराइल, इंडिया, यूएस एंड इवन इन द वेस्ट, इवन इन यूरोप एंड वेस्ट आल्सो। तो एक तो तरह से इस बोलिए। सबको देखते हुए जैसे हम देख रहे हैं कि एक इंटरनल सिक्योरिटी भी एक चैलेंज बनकर इंडिया के सामने उभर कर आने वाली है, और साथ ही साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो एक बड़ा चैलेंज होने ही वाली है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर का हमारा पोरस बॉर्डर है ऑलमोस्ट। तो इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह की प्रिपेयर्डनेस लेकर इंडिया को चलनी है फॉर स्पेशली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी? देखिए, फेंसिंग चालू हो चुका है। अभी देखा जाए तो अभी कल का ही रिपोर्ट आया था कि 20,000 करोड़ अलोकेट कर दिया है, और बहुत जगह फेंसिंग चालू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा कुछ तरह से। 12,000 किलोमीटर का तो सिर्फ लैंड बॉर्डर है। मैंने हुँ, 8,000 किलोमीटर का तो जो सी बॉर्डर है, कोस्टल लाइन, उसकी तो बात ही नहीं की है। उधर भी चालू हो गया। मैंने ये भी बताया था कि हमने अभी 6 टन वी हैव कन्फिस्केटेड हुँ, नारकोटिक्स। तो एक हुँ, तरह से बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। चैलेंज के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज भी है।
मेरा ये मानना है। और जैसे ही आपने देखा था गलवान हुआ था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बॉर्डर रोड्स में इतने अच्छे कर दिए कि आज दिल्ली के रोड से ज्यादा तो अच्छे हमारे बॉर्डर के रोड्स है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है। इंडियन गवर्नमेंट अभी मॉडर्नाइजेशन कर रही है नेवी का। आपने देखा सबमरीन आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स ने अभी यूएस से भी ड्रोन्स लिए हैं 31,000 करोड़ में। वो सारे ड्रोन्स अभी इंटरनल सिक्योरिटी में यूज होंगे। तो एक तरह से डिफेंस में खर्चा बढ़ेगा। डिफेंस के अंदर मोर एक्विजिशन होने वाले हैं, मॉडर्नाइजेशन होने वाला है, लोकलाइजेशन होने वाला है। इंडिया मेरे हिसाब से विल बिकम द नेक्स्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द ग्लोब। आप देखेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की जो डिफेंस कंपनीज है, जर्मन डिफेंस कंपनीज है, यूके की डिफेंस कंपनीज है, फ्रांस की डिफेंस कंपनीज है, इसराइल, रशिया, सब लोग आके इंडिया में अपना बेस बनाएंगे। इंडिया को यूज करेंगे एज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी टू टू एक्चुअली प्रोड्यूस द आर्म्स, और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। आपको याद होगा यूक्रेन के युद्ध में, यूक्रेन रशिया के युद्ध में, यूक्रेन के पास 155 शेल्स नहीं थे। उसको एक्सपोर्ट किसने किया था? पाकिस्तान ने। यूएस ने पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पाकिस्तान ने वो शेल्स बना के यूक्रेन भेजा था। तो इस तरह से मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर एक नया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके कारण यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, लोकलाइजेशन भी होगा, इंडिजिनाइजेशन भी होगा। जब ये चीज हो जाती है, इतनी सारी कंट्रीज के डिफेंस इंडस्ट्रीज इधर लग जाएगी, इंडिया अपने आप ही इंसुलेट हो जाएगा। इंडिया के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि जहां पे आर्म्स बनते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली उन कंट्रीज के इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। जब उन कंट्रीज के सारे कंट्रीज के इंटरेस्ट आ जाएंगे, तो इंडिया के बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली सिक्योर होते हैं। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, हाउ टू यूज द इन्वेस्टमेंट ऑफ पोटेंशियल एडवर्सरीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री एंड यूज देम टू टू एनहांस योर सिक्योरिटी। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये बहुत लोग बात नहीं करते इसके बारे में, बट आगे जाके मेरे को लगता है इंडिया विल बिकम द फिनटेक कैपिटल हब, सेमीकंडक्टर्स में बनेगा। और आपने देखा होगा कि गिफ्ट सिटी में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे। और थर्ड, मुझे ये भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर नया दौर आने वाला है। अभी आपने देखा होगा यूएस फेड ने बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बना दिया है। ठीक है। जी। रशिया ने Russia is also going to create a strategic Bitcoin reserve. यूएस दो यूएस ने इसको एक दो महीने पहले ही बोला था कि वो भी क्रिएट करने वाले हैं। उसके अलावा कंट्रीज लाइक एल सल्वाडोर, पोलैंड और ब्राजील ने भी क्रिएट कर चुका है। तो क्रिप्टो के दाम बढ़ेंगे। गोल्ड के दाम अभी थोड़े दिनों के लिए थम गए हैं, पर आगे जाके वो भी बढ़ने का है। और मैम एक चीज लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स आगे जो होगा, एशिया का राइज इमिनेंट है। एशिया के अंदर चाइना को छोड़ के बहुत सारी कंट्रीज राइज होगी। देयर विल बी राइज इन द एपेक, एशिया पैसिफिक कंट्रीज लाइक वियतनाम। एशिया की बात करते हैं तो साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की भी मैं आपसे थोड़ी का जायजा लेना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गहरा रहा है, उस सबको देखते हुए ये गाजा और इसराइल से शुरू होता होता लेबनान, ईरान और अब सीरिया, और ये सारी चीजें जिस तरह से हालात डेवलप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि पीस को मेंटेन किया जाएगा, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था वो सिर्फ कहने भर के लिए था, या ये जो मिडिल ईस्ट में है इसको ऐसे ही ये एस्केलेशन होता रहेगा? क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, यूक्रेन और रशिया वॉर के मेरे को थमने के आसार नजर आ रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी डील हो चुकी है। 2 दिन जी। पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प मैक्रोन से मिलने गए थे। वहां पे जेलेंस्की भी है। जेलेंस्की ने इन प्रिंसिपल अग्री भी कर लिया है कि रशिया के पास जो टेरिटरी है वो रख सकता है। वी आर अग्री। इसके अंदर आप देखिए, रशिया ने बशर अल असद की रजीम को सपोर्ट नहीं किया, सडनली उनको भागना पड़ा। तो एक तरह से मेरे ख्याल से डील हो चुकी है उसके अंदर। तो रशिया और यूक्रेन वॉर तो बंद हो जाएगा, पर मिडिल ईस्ट बॉइल पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज है, ईरान और इसराइल के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। ईरान के लिए अभी सर्वाइवल का टेस्ट हो चुका है। देखिए, उनके जो भी जो रेबल ग्रुप्स थे, हिजबुल्ला थे, हुती थे, उन सबको नेस्ता नाबूद कर दिया इसराइल ने। उनकी जो लीडरशिप है उनको ही उड़ा दिया। तो एक तरह से ईरान वीक हो चुका है। जैसे ही ये सब लीडरशिप गई, आपने देखा सीरिया के अंदर एक तरह से रेजिम चेंज बहुत ही अचानक हुआ है।
और अब जाके इसराइल इसराइल ने क्या किया, कल जाके गोलान हाइट्स पे भी अपना कब्जा कर लिया, जो उनकी ट्रीटी थी सीरिया के साथ। तो वो दोनों ने देख लिया कि अभी किसके साथ ट्रीटी रहेगी, क्योंकि अभी जो आए हैं मोहम्मद गाजी, उनका कोई भरोसा नहीं है। ही हिमसेल्फ इज अ एक्सट्रीमिस्ट, यूएस ने उसके ऊपर बाउंड्री भी रखी है। अभी वो वहां पे रेवोल्यूशनरी बन के वहां की लीडरशिप भी ले चुके हैं। तो आगे जाके मिडिल ईस्ट तो बॉइल पे रहने वाला है। मिडिल ईस्ट में अभी शांति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसराइल और ईरान ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। दैट इज मोस्ट लाइकली कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जाएगा, उनके वेपन्स बिल्डिंग फैसिलिटी को टारगेट किया जाएगा। जैसे आपने देखा है, ईरान के जो लीडर थे इब्राहिम रेसी और उनकी पूरी कैबिनेट को कैबिनेट, आपने सुना ही होगा कि कुछ महीनों पहले वो प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में चली गई थी। तो ये सब एक चीज होता है कि सैबोटाज भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। इसराइल ने ईरान के जो आईआरजीसी के जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ थे कासिम सुलेमानी, उनको उनको मौत के घाट उतार दिया था। उधर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हटा दिया था। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में एक वायरस भी भेजा था, जिसके कारण वो डेटा निकाल सकते हैं। तो अब होगा कि देयर विल बी अ वाइड स्प्रेड अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। वहां पे उनको क्रिपल करके ईरान के अंदर एक रेजिम चेंज की बात की जाएगी। तो एक तरह से एक लगता है कि यूएस विल ट्राई टू डेफिनेटली प्रमोट इजराइल टू गो फॉर एन ऑल आउट वॉर विद ईरान। ये लाइकलीहुड मुझे लग रहा है आने का हो सकता है। और सेकेंड, एक चीज बोलता हूं, चौंकाने वाली चीज है, देयर कैन बी अ फर्दर बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, जैसे आज सीरिया के हो रहे हैं। वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत खराब है। और आपने जैसे बताया, मौलाना मसूद अजहर 21 साल बाद उनको निकाला है। इट इज लाइक अ डाइवर्सनरी टैक्टिक्स। बट मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान अवाम इतनी बेवकूफ है। पाकिस्तान अवाम को अभी नजर आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। वो मौलाना और आर्मी के चक्कर में आने वाली नहीं है। तो अब जाके पाकिस्तान में इंटरनल राइट्स बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में आपने देखा कि क्या हो रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आपको मालूम है क्या हो रहा है। चाइनीज इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो एक इंटरनल स्ट्रगल पाकिस्तान के अंदर बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान रेजिम आई थी अफगानिस्तान में, सब लोगों ने खुशी मनाया था कि वो उन्होंने सोचा था कि भारत के साथ हम नया फ्रंट वॉर खड़ा कर देंगे। पर क्या हुआ? तहरीके पाकिस्तान ने तहरीक तहरीक-ए-तालिबान। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, और हमने 2.5 लाख टन बीज भेजा अफगानिस्तान को, और जिसके कारण उन्होंने वहां पे पॉपी कल्टीवेशन बंद कर दिया। तो एक तरह से भारत ने एक अपनी डिप्लोमेसी से वो अफगान फ्रंट वाला वॉर जीत लिया। अब ये आते हैं बांग्लादेश में। मेरे ख्याल से आगे जाके जैसे जैसे इकोनॉमिक टाइटनिंग होगी, जो हाल राजपक्षे का हुआ था श्रीलंका में, वही हाल ये मोहम्मद यूनुस का होने वाला है। क्योंकि ये है सीआईए का स्टूज, ये है जेलेंस्की ऑफ बांग्लादेश। तो इसको भी अभी पावर का चस्का लग चुका है। जो इलेक्शंस कराने थे वो करवा नहीं रहा है। तो जो अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी दोनों चाहते हैं कि उनका जनादा है उनके पास, तो वो इलेक्शन नहीं करा रहे। तो प्रॉब्लम वहां पे बढ़ेगा। और जैसे ही ट्रम्प साहब आएंगे, आप ये देखेंगे कि ये आदमी भीगी बिल्ली बन के खुद ही रिजाइन करके भाग जाएगा कहीं पे। तो मुझे जी, एक लगता है कि रेजिम चेंज पॉसिबल है, इवन इन बांग्लादेश एज वेल। तो ये आने वाला वक़्त बताएगा कि अभी और कहाँ-कहाँ कितने बदलाव बाकी हैं। इतने सारे बदलाव तो हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं, जितना शायद ही किसी ने बड़े लंबे अरसे में देखे होंगे। आजकल जियोपॉलिटिकली जितने इक्वेशंस, इतने फास्ट पेस चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स, उसको देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब कहाँ क्या बदलाव हो जाए। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।